हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम थिंकिंग यानी कि चिंतन के ऊपर बात करने वाले हैं। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग के ऊपर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, यानी कि हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चिंतन कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे और चिंतन की कुछ विशेषताओं के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये टॉपिक इजी है, छोटा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, एचटेट हो, रीट हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस टॉपिक को इग्नोर भी कर देते हो इजी सोचकर। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम इस टॉपिक को भी अपना कीमती वक्त ज़रूर देंगे और इस टॉपिक के बारे में भी कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। थिंकिंग यानी कि चिंतन। देखिए, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। जब हम उस समस्या का समाधान हमारी मानसिक क्रियाओं से, हमारे दिमाग को यूज़ करके, सोच के, विचार करके जब हम उस समस्या का समाधान करते हैं तो वही प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है रोस की, जो कई बार रेट के एग्जाम में पूछी गई है। वो कहते हैं कि चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। देखिए, अकेली इस डेफिनेशन से तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये बात किसने बोली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चिंतन क्या है। ज्ञानात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, संवेगात्मक पहलू। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकता है। इजी टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करेंगे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारी रोस की। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, बहुत बार इस डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। रोस क्या कहते हैं कि जो चिंतन है हमारा, चिंतन जो है हमारा वो मानसिक क्रिया, ठीक है, हमारी मानसिक क्रिया हमारा ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, ये बात किसने बोली है? रोस ने। ठीक है, चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, चिंतन हम कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई ना कोई समस्या आ जाती है। ठीक है, चिंतन, अब इन्होंने कहा कि एक ज्ञानात्मक पहलू है, हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, हमारे संज्ञान से रिलेटेड है। तो ज्ञानात्मक से आप इसको संज्ञानात्मक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भी पता है कि संज्ञान में हम मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ चुके हैं जीन पियाजे का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, वो हमारे ज्ञान से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, वो भी तो हमारा ज्ञानात्मक पहलू ही है। तो ज्ञानात्मक की जगह अगर आपसे संज्ञानात्मक दे दे तब भी आपका आंसर क्या होगा? चिंतन ही होगा। ठीक है, तो चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये बात बोली थी हमें रोस ने। उसके बाद गिलफोर्ड साहब कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं कि चिंतन की, गिलफोर्ड कहते हैं कि चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। प्रतीकात्मक व्यवहार है जो वस्तुओं, सभी प्रकार के विषयों से संबंधित है, से संबंध रखता है, संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने थिंकिंग के बारे में कहा है कि थिंकिंग एक श्रृंखलाबद्ध विचार होता है और एक लक्ष्य निर्देशित होता है। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो हमारे विचारों की गति है वो अविराम गति है। यानी कि अगर हम किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में श्रृंखलाबद्ध विचार आते हैं एक अविराम गति से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है हमें वैलेंटाइन ने। इन्होंने कहा है कि चिंतन वह है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार होते हैं, श्रृंखलाबद्ध
श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य के लिए या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी समस्या समाधान के लिए, किसी लक्ष्य के लिए अविराम गति से चलते हैं, अविराम गति से चलते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और कर लेते हैं गैरेट की। गैरेट ने कहा था कि चिंतन अव्यक्त व्यवहार है, अव्यक्त व्यवहार है, यानी कि हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। इसमें प्रतीकों, चिन्हों, बिंबों सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी हैं। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। रोज क्या कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक पहलू की बात की है रोज ने। ठीक है, उसके बाद गिलफोर्ड कहते हैं कि एक प्रतीकात्मक व्यवहार है जिसमें वस्तु, विषय सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वैलेंटाइन कहते हैं कि अगर आप किसी भी समस्या समाधान की बात करते हो या किसी भी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जब आप बात करते हो तो उसके अंदर जो आपका चिंतन होता है वो अविराम गति से चलता है। ये क्या कहते हैं कि चिंतन जो है वो श्रृंखलाबद्ध विचार है जो कि अविराम गति से चलता है। गैरेट कहते हैं कि चिंतन एक अव्यक्त व्यवहार है। अव्यक्त व्यवहार की हम बता नहीं सकते कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी है, वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अब हम बात करते हैं चिंतन की विशेषताओं की, टॉपिक विशेषताओं की। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विशेषताओं से भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम चिंतन की विशेषताएं भी जान लेते हैं। एक विशेषता तो हमें रोज के डेफिनेशन से ही पता चल गई कि ये एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, संज्ञानात्मक पहलू है, संज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, चिंतन के अंदर लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, क्योंकि चिंतन है क्या, चिंतन अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो चिंतन है ही कि अगर हम किसी समस्या का समाधान करते वक्त जो विचार हमारे मन में आते हैं वही चिंतन है। ठीक है, तो चिंतन का मतलब ही समस्या का समाधान है, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य निर्देशित है। ठीक है, तो चिंतन की दूसरी विशेषता आप नोट कर सकते हो कि चिंतन जो है वो लक्ष्य निर्देशित या फिर आप क्या कह सकते हो उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टफुलनेस होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित होता है ये। ठीक है, इसमें संवेगों का कोई स्थान नहीं होता। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के नोट करना कि चिंतन में संवेगों का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, यानी कि चिंतन अगर आप नॉर्मली थिंकिंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको टिक करके आएंगे कि संवेग भी चिंतन के अंदर आते हैं। इसीलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाया है कि चिंतन में हमारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पर हमारे संवेगों की बात नहीं होती। ठीक है, तो चिंतन में संवेगों का कोई स्थान नहीं होता, ध्यान रखना है आपको, ये नहीं होता। ठीक है, चिंतन के अंदर विश्लेषण और संश्लेषण दोनों होता है। विश्लेषण, संश्लेषण दोनों चीज़ें होती हैं। विश्लेषण और संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? विश्लेषण क्या होता है? जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं। ठीक है, और संश्लेषण क्या होता है? जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं। तो चिंतन भी वही है जब हम कहीं ना कहीं विचारों को तोड़ के भागों में विभाजित करके उसको समझते हैं। ठीक है, और फिर उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके भी उस समस्या समाधान की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। हमारे चिंतन में विश्लेषण भी होता है और संश्लेषण भी होता है। ठीक है,
और विशेषताएं लिख सकते हो आप कि चिंतन प्रतीकात्मक होता है, प्रतीकात्मक होता है, ठीक है। इसमें प्रत्यय होते हैं, कॉन्सेप्ट की बात होती है, ठीक है। इसमें भाषा महत्वपूर्ण होती है, चिंतन के लिए आप ये कह सकते हो भाषा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ये एक ज्ञानात्मक पहलू है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है ये एक, ठीक है। संज्ञानात्मक पहलू मैंने ऊपर लिख ही दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन की विशेषताएं हैं और इन 4 बातों को आप चिंतन का साधन या उपकरण भी कह सकते हो कि अगर आपसे पूछे कि चिंतन के साधन बताइए कि आप चिंतन किसकी सहायता से करते हो, तो आप कह सकते हो प्रतीकों की सहायता से, कॉन्सेप्ट की सहायता से, भाषा की सहायता से, हमारे संज्ञान की हेल्प से, ठीक है। तो इन चारों को आप प्रतीकात्मक, प्रत्यय, भाषा, संज्ञानात्मक पहलू, इन चारों को आप साधन या उपकरण भी कह सकते हो, ठीक है। मैं संज्ञानात्मक भी यही लिख देती हूँ, संज्ञानात्मक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन की विशेषताएं हैं और चिंतन हमारे चिंतन का साधन भी हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट विशेषता जो है, जो हमारी डेफिनेशन ही है, एक्चुअल में जो हमारा चिंतन ही है, उसको भी ज़रूर नोट कीजिए आप कि जो चिंतन होता है वो समस्या समाधान से शुरू होता है, ठीक है। इसी से लिखती हूँ, शायद आपको ना दिखे, समस्या समाधान से प्रारंभ होता है, समस्या से प्रारंभ होता है और समाधान पर इसका अंत होता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चिंतन का प्रारंभ माना जाता है पूर्व अनुभवों से, संवेगों से, ठीक है, समस्या से, और कोई और अदर ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि चिंतन का प्रारंभ समस्या से माना जाता है। जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम असंतोष, हम दुख महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार आते हैं, उन विचारों से हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट स्टार लगा के आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि चिंतन का प्रारंभ जो है वो समस्या से होता है और अंत जो है वो समाधान पर होता है, ठीक है। तो ये थी चिंतन की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। और चिंतन के प्रकारों में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसे है जो आपकी मैथ की साइकोलॉजी हो, मैथ की पेडागोजी हो या हिंदी की हो, सभी में आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम चिंतन के मूल रूप से जो प्रकार हैं वो पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, अवधारणात्मक या फिर आप प्रत्यात्मक भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्टिव यानी कि विचारात्मक चिंतन, या फिर क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। तो ये चिंतन के कुछ प्रकार लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर हमें एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि इन चिंतन के इन प्रकारों में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहला आता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ये एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उन पर चिंतन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते मेरे बारे में ही चिंतन करने लग जाओ कि मैम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं। तो प्रत्यक्ष जो आपके सामने जो वस्तु है उसी के बारे में चिंतन करना, ठीक है। आपके घर में मम्मा खाना बना रही है, आप देख रहे हो खड़े खड़े और आप उसको खाने को देखकर ही चिंतन करने लग जाते हो कि बहुत डिलीशियस बना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सामने उपस्थित चीज़ों को देखकर जब हम चिंतन करते हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो याद रखने के लिए लिख सकते हो, सामने उपस्थित चीज़ों को देखकर जब हम चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जब कोई चीज़ आपके सामने होती है तब उसके बारे में जो आप थिंकिंग करते हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन।
अब आता है अवधारणात्मक चिंतन, या फिर आप इसको प्रत्यात्मक चिंतन भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। जब कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होता है, उसके ऊपर जब आप चिंतन करते हो, वो कहलाता है आपका प्रत्यात्मक चिंतन या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने थिंकिंग वाला चैप्टर पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने से पहले ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चिंतन चल रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में, तब जब हम चिंतन कर रहे होते हैं वो होता है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, यानी कि अवधारणात्मक चिंतन। ठीक है, एक अवधारणा है हमारे दिमाग में, उसकी कुछ विचार हैं हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इसमें हमारा पूर्व ज्ञान निहित होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान निहित होता है, हमें पहले से ही पता होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब हम जो चिंतन करते हैं वो हमारा प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। फिर बात आती है विचारात्मक चिंतन की। विचारात्मक चिंतन की धारणा हमें ड्यूवी ने दी थी। इनका कहना है कि ये सबसे बेस्ट है और रियल में विचारात्मक चिंतन ही बेस्ट है। इसी से हम हमारी समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। आपने अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कुछ भी करने से पहले विचार कर लो, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक बार उस पर विचारात्मक चिंतन करो। ठीक है, तभी आप अगर कुछ निर्णय लोगे तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे समस्या समाधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा चिंतन का प्रकार है ये विचारात्मक चिंतन। उसके बाद आता है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि सृजनात्मक चिंतन। इसमें हम नए ज्ञान को भी जगह देते हैं। ठीक है, नए ज्ञान का प्रयोग करते हैं। क्रिएटिव में क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर हमारे पास जो विचार हैं उनमें नवीनता आती है, हम उसको एक अलग तरीके से सोचते हैं। उस समस्या का समाधान मान लो कि हमें पता भी है, तब भी हम क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से बहुत लंबा मेथड पड़ता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैं कुछ और मेथड ढूंढता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है आपकी, वो क्रिएटिव थिंकिंग है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें आपको इतना ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लिया बहुत है, आप प्रकार नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के। तो चिंतन को 2 प्रकार बताए गए हैं चिंतन के, ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। ये कहते हैं कि चिंतन 2 प्रकार का होता है, सवलीन चिंतन, सवलीन, और दूसरा है यथार्थवादी, यथार्थवादी। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग वो होती है जिसमें हम कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, जो डे ड्रीमिंग वाली जो सिचुएशन होती है, बैठे बैठे यहीं से सोच लेना कि मैं पायलट बन गया, मैं विदेश चले गया, तो ये सभी चीज़ें मतलब उसके ऊपर कोई सिर पैर नहीं होता है, ये कह सकते हो आप, जो आपकी कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, सवलीन चिंतन में आप क्या कह सकते हो, हमारी कल्पनाएं। ठीक है, हमारा दिवस स्वप्न, यानी कि डे ड्रीमिंग, ये सभी जो कल्पनाएं होती हैं ये हमारे किस में आती हैं, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग में। ठीक है, सवलीन चिंतन के अंतर्गत। फिर आता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन के अंदर हम हमारी समस्या का समाधान करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यथार्थवादी जो चिंतन होता है, यानी कि रियलिस्टिक चिंतन, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, हम उसको लेकर कुछ विचार कर रहे हैं, उसके समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, और ये जो चिंतन है हमारा, ये कहाँ ख़त्म होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था विशेषताओं में कि चिंतन जो है वो समस्या से शुरू होता है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब शुरू होता है और समाधान पर ख़त्म होता है। तो रियलिस्टिक थिंकिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, हमारी समस्या का समाधान करते हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग 3 प्रकार की बताई गई है, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, अभिसारी और आलोचनात्मक। ठीक है, यानी
यानी कि कन्वर्जेंट। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस समझना है आपको। डाइवर्जेंट यानी कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में समझना आसान होगा आपके लिए। अब सारे जो चिंतन हैं यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, अलग अलग, डाइवर्जेंट का मतलब ही क्या है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हम हमारी समस्या को सोल्व करने के लिए अनेक तरीकों से सोचते हैं, यानी कि प्रॉब्लम एक है और उसके सॉल्यूशन अनेक निकाल के ले आते हैं हम, वो कहलाती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसमें हम समस्या समाधान को एक जो हमारे पास जो विचार होते हैं, हमारे पास जो तथ्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर चिंतन करते हैं और समस्या का समाधान कर लेते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन में कहीं ना कहीं हम किसी वस्तु का या किसी बात का, किसी विषय वस्तु के गुण दोष को जानकर उसका चिंतन करते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप आगमन विधि भी कह सकते हो, आगमन विधि, ठीक है। और इसको आप निगमन विधि कहते हैं, निगमन विधि, ठीक है। समस्या सॉल्विंग में जब हम बात करेंगे तो इन दोनों के ऊपर डीपली बात करेंगे। अभी आप विशेषताएं समझ जाइए कि डाइवर्जेंट में हम समस्या समाधान के लिए अनेक हल ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप अनेक तरीकों से सोचते हो, अनेक तरीकों से सोचते हो, ठीक है। और इसमें जो आपको चीज़ें दी जाती हैं, जैसे निगमन से अगर आप विधि की बात करें तो इसमें नियम से हम उदाहरण की बात करते हैं, नियम से हम उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी कि हमारे पास तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर, ठीक है, तथ्यों के आधार पर हम क्या है, समस्या का समाधान कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक में हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में विचार करते हैं, वो जो चिंतन कहलाता है वो है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। देखिए अभिसारी और अपसारी चिंतन ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो अपसारी चिंतन है यानी कि डाइवर्जेंट, मैं चाहूँगी आप इसको इंग्लिश में भी याद रखें, डाइवर्जेंट यानी कि अलग अलग, ठीक है। समस्या एक है, उस पर हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, या आप टीचर के साथ कहीं घूमने गए तो क्लास में टीचर आपको बोल देता है, बेटा कल जब हम ताजमहल देखने गए थे तो उसके बारे में आप अपने विचार लिख कर लाइएगा, ठीक है। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी अपने ट्रिप की, वो मतलब सभी चीज़ें आप लिख के लाइएगा। तो बच्चों की जब आप कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, उनके विचार देखेंगे तो आपको बहुत सारे विचार देखने को मिलेंगे, सभी की थिंकिंग सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है। इसमें हमें पहले उदाहरण दे दिया जाता है। अगर हम विधि की बात करें कि अगर आप मैथ की बात कर रहे हो, मैथ में आगमन विधि क्या होती है, ठीक है, गणित में आगमन विधि कैसे प्रयोग करते हैं, तो पहले हमें उदाहरण दे दिया जाता है, ठीक है। फिर हमें नियम बताया जाता है, पहले उदाहरण के, यानी कि पहले हम उदाहरण के थ्रू तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो अपसारी चिंतन है हमारा, वो सृजनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है, केंद्रित होता है समस्या पर, समस्या समाधान पर, ठीक है। यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है।
और यहाँ पे हमें एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपसारी और अभिसारी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आलोचनात्मक तो इजी है और इतना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये थे चिंतन के प्रकार। और भी प्रकार होते हैं जैसे कि मूर्त और अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन की हम बात पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मूर्त चिंतन जो हमारे सामने जो चीज़ें उपस्थित होती हैं उनके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं, ठीक है, वो कहलाता है मूर्त चिंतन। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे के सामने अगर हाथी है, ठीक है, और उसने अपने घर पे गणेश गणपति बप्पा की मूर्ति भी देखी है, तो वो उन दोनों को रिलेट करता है हाथी को अपने सामने देखकर, वो मूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा, अब आप यहाँ पर बैठे बैठे कल्पनाएं करते रहिए कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है आपकी, ये है अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था, बहुत इजी था और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।